नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति मुइजू ने की अगवानी। आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत, कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा एक और कीर्तिमान, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4078 दिन पूरा करने वाले पंडित नेहरू के बाद बने दूसरे प्रधानमंत्री। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल और गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर चर्चा संभव। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन और तटीय नौवहन विधेयक पारित कराने की होगी कोशिश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जमकर बरस रहा है मानसून। आज भी कई जिलों में अलर्ट। मुंबई में सड़कों पर भरा पानी, दिल्ली में खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना। और खेल की खबरों में, फाइट महिला शतरंज में भारत पहला विश्व खिताब जीतने को तैयार। कल कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा शय और मात का खेल। और अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। ब्रिटेन की सफल यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव पहुंच गए। राजधानी माले में प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां उनकी अगवानी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू मौजूद थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा है। ये मालदीव की पीएम की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुइजू की आज मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच देशों के संबंधों पर चर्चा होनी है। इसके बाद कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। इसके बाद कल मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60वीं वर्षगांठ का भी अवसर है। और प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट से निकलने के बाद भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया है।
और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम से खास बात की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। बातचीत में बाला सुब्रमण्यम ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर प्रकाश डाला। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या अहम और क्या विशेष होगा इस दौरे में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत के उच्चायुक्त जो मालदीव्स में हैं, जी बाला सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं। आइए उनसे और चर्चा करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू शमा जी। एक भीष्म क्यूब भी दिया जाने वाला है भारत की ओर से मालदीव्स को, उसके बारे में थोड़ा बताएं। भारत जो है मालदीव्स के साथ बहुत ही करीब संबंध, जैसे मैं बोला था, वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो, वेदर इट इज, और दूसरा अर्थव्यवस्था में भी हम उनके साथ रहे हैं। पहले भी जब भी कोई संकट आया है मालदीव्स के लिए, उसके लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है, उनका दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्षमता रखा है। अब भीष्म क्यूब आपने बहुत सही बोला था, ये एक ट्रॉमा का इमरजेंसी डिप्लॉयबल ट्रॉमा सेंटर्स हैं। 300 लोगों को अगर कहीं आपातकालीन जगह में आपातकालीन दौरान 300 लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और उसको ले जाने के लिए एक वाटर ड्रोन भी हम दे रहे हैं। एंड इसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी हमारा साथियों इंडिया से आ रखे हैं और लोगों को इधर ट्रेनिंग दिला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि डेवलपमेंटल असिस्टेंस, हेल्थ असिस्टेंस, ट्रेड असिस्टेंस, सभी चीज़ में हम एक दूसरे के साथ हैं। एक बात ये है सर कि हाल ही के दौरान में, यानी कुछ महीनों पहले की बात है, जहाँ पर भारतीय जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर मालदीव्स में आना उन्होंने कम कर दिया था। इस प्रभाव को किस तरीके से आप देखते हैं, और साथ ही जो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट को बहाल करने की जो एक तरीके हैं, कदम हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, और कितना एक तरीके से सुधार आया हुआ है यहाँ? पिछले साल ही 140,000 भारतीय टूरिस्ट्स इन मालदीव्स पहुंचे थे, और इस साल अभी तक तो जून महीना तक तो 60,000 के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 मिलियंथ टूरिस्ट इंडियन थी, उन्होंने अपना हनीमून के लिए आए थे। 1 मिलियंथ टूरिस्ट थे। तो इंडियन टूरिस्ट तो लगातार आ ही रहे हैं। इनका MMPRC बोलते हैं, जिनका टूरिज्म पर्यटक कंपनी है इनका, गवर्नमेंट का, उस कंपनी ने भारत में कैटरीना कैफ को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विजिट मालदीव्स के लिए। बहुत सारा रोड शोज किए हैं इंडिया में, एंड इंडियन टूरिस्ट कंटिन्यूसली इधर आ ही रहे हैं। हिंद महासागर की जब हम बात कर लें तो इसमें जो बदलते जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं, बातें हैं, उन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही इस भारत और मालदीव के रिश्तों में ये अगर हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस की बात करें तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हमारा संबंध आपस में बहुत ही अच्छा है, और ट्रेनिंग के दौरान, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हाईटेक के अंदर हमने 300 लोगों को इनका मिलिट्री साइड से 300 लोगों को हम इंडिया में ट्रेन करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मालदीव्स और इंडिया दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। IFC IOR बोल के हमारे पास एक इंडियन फ्यूजन सेंटर है गुड़गांव में, उसमें मालदीव्स का मिलिट्री ऑफिसर वो भी प्रेजेंट है वहाँ। वो उनका वाइट शिपिंग इश्यूज़ के बारे में भी वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। इस दोनों देश ने ये तय किया है कि हम साथ हैं, ये इंडियन ओशन हमारा है और इसको हमको संभालना है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे भारत के उच्चायुक्त मालदीव्स में। इन्होंने कई सारे टॉपिक्स पे हमारे साथ चर्चा की, और जाहिर सी बात है 60 साल दोनों देशों के संबंध को हुआ है, और एक नया आयाम यहाँ पर लिखने हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, वहीं दोनों देशों के बीच साझा दृष्टिकोण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और अन्य नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की हाल ही में 3 मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आए थे। दुबई में हुए COP सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार शपथ ग्रहण समारोह में मुइज़्ज़ू आमंत्रित थे। अक्टूबर 2024 में दोनों नेताओं ने मिलकर भारत मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टि पत्र अपनाया था, जो अब दोनों देशों के रिश्ते का मार्गदर्शक
ढांचा बन चुका। अगर दोनों देशों के बीच राजनयिक यात्राओं की बात करें तो इस साल में अब तक मालदीव के 6 से अधिक मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भारत की उच्च स्तरीय यात्राएं कर चुके हैं। तो द्विपक्षीय सहयोग और दृष्टिकोण भारत और मालदीव के रिश्तों की एक नई इबारत लिखती हुई ये यात्रा सामने आ रही है। वहीं भारत और मालदीव के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से इसमें और गति मिलने की संभावना है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $500 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये द्विपक्षीय व्यापार है। मालदीव के साथ अगर हम FTA की बात करें और द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी बातचीत जारी है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चा संभव। और मालदीव के साथ सहयोग के कुछ ऐसे नए क्षेत्र हैं जिस पर भारत काम कर रहा है। वो क्षेत्र है नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन यानी मछली पालना, बुनियादी ढांचा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को आपातकालीन आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई है। भारत ने मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की, जिसमें $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा शामिल है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की रुपया स्वैप सुविधा भी दी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए SBI द्वारा ट्रेजरी बिल्स की खरीद भी की गई। मालदीव का पर्यटन उद्योग सी प्लेन पर फलता फूलता है और भारतीय इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष रिपोर्ट। देखिए। मैं इस वक्त माले में हूँ और मेरे ठीक पीछे है ये सी प्लेन। ये है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सी प्लेन कंपनी है, जिसके पास अपने 65 जहाज़ हैं। सी प्लेन का मालदीव के टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उससे भी बढ़कर जो भारतीय यहाँ पर हैं वो इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, यानी कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हवा में उड़ते माले का विहंगम दृश्य और हिंद महासागर के बदलते रंग देखना, यह अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। क्रिस्टल जैसी साफ कोरल की चट्टानें नीचे एक जीवंत दुनिया की झलक देती हैं। भारत की मौजूदगी मालदीव के आर्थिक विकास में सर्वत्र दिखती है, जिसकी एक झलक यहां आसमान से भी साफ दिखाई पड़ती है। यह है भारत द्वारा बनाया जा रहा मालदीव का सबसे लंबा पुल, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। सी प्लेन की उड़ान में हम ठीक उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से हम आपको दिखा सकते हैं गर्व के साथ वो पुल जो भारत बना रहा है मालदीव में। 6.7 किलोमीटर लंबा यह पुल यकीनन भारत और मालदीव की दोस्ती में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि ये है मालदीव का सबसे लंबा पुल। 2021 सितंबर में शुरू हुआ यह पुल बनकर खत्म होगा अगले साल सितंबर में, यानी कि 2026 में। सी प्लेन संचालन में भारतीय पेशेवर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो पायलट हो या टॉप मैनेजमेंट। इंडियंस का काफ़ी अच्छा और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी कंपनी में भी काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे इंडियन काम कर रहे हैं और बाकी दूसरी ऑपरेशंस की पोजीशंस पे भी हमारे यहाँ काफ़ी इंडियंस हैं। इस द्वीपीय देश में सी प्लेन परिवहन का सबसे पसंदीदा माध्यम है और इसकी हर उड़ान एक नया रोमांच पैदा करती है। मालदीव के टूरिज्म में सी प्लेन इंडस्ट्री का अहम योगदान है। ये कन्वीनियंट है, वक्त बचाता है और साथ ही आपको एडवेंचर भी देता है। तो अगर आप मालदीव में हैं तो आप सी प्लेन का ज़रूर मज़ा लेंगे और इसके साथ ही ये बात भी जानकर आपको खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में भारतीय अहम योगदान निभा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे और शिवा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, माले। नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम और चेहरा जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर देश के प्रधानमंत्री। दोनों ही पदों पर इस नाम ने देश की तरक्की में कई ऐतिहासिक काम किए। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, वो दौर ऐसा चला कि उनके काम और उनकी नीतियों की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया। आज यानी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरा करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे भारत के प्रधानमंत्री बने।
इसके साथ ही वो राज्य और केंद्र में मिलाकर लगातार 24 वर्षों तक सरकार की अगुवाई कर चुके हैं, जो सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी 1947 के बाद पैदा हुए गैर हिंदी भाषी राज्य से सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यहाँ ये आंकड़ा उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थीं, जबकि मोदी आज अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कुछ अन्य रोचक तथ्य भी शामिल हैं। मसलन वो पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ। वो सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 19 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की अहम यात्रा पूरी करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंच गए। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज विदेश दौरे के दूसरे चरण में मालदीव पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उनकी मौजूदगी में भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और इससे जुड़े हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
तो प्रधानमंत्री का किया गया एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बढ़ते आगे कुछ अन्य खबरों की तरफ। भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी सफलता मिली। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया। इस सफलता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनके उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद में चल रहे मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी दोनों सदन जो थे उसमें लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिन से विपक्ष लगातार शोर कर रहा है। अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर पक्ष और विपक्ष आपस में बात करें। स्पीकर ने कहा कि सदन में विपक्ष को असहमति जताने का हक है, लेकिन संसदीय परंपरा के तहत। बहरहाल लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में कामकाज थोड़ी देर बाद 12 बजे फिर शुरू होगा। खबर राजस्थान से, जहां के झालावाड़ में पिपलादी गांव के सरकारी स्कूल का भवन ढह गया। इस स्कूल हादसे में अभी तक 5 बच्चों की मौत की खबर है। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि घायलों का उपचार अकलेरा, मनोहर थाना और गंभीर घायलों का इलाज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झालावाड़ के विद्यालय में हुए हादसे पर दुख जताया और घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आयकर दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू होने के बाद 4 साल के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36% का इजाफा हुआ। ये संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ पर पहुंची। आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कर बोझ कम करने के लिए कई राहत उपायों की शुरुआत की गई। नए कर शासन आदेश के तहत 12 लाख रुपए तक की आय अब कर मुक्त है। इसके साथ ही 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ 12 लाख से ज्यादा तक के आय देने वाले वेतन भोगियों की कर देयता 0 है। 24 जुलाई 2025 को आयकर दिवस मनाया गया, जो देश में आयकर की शुरुआत की 166वीं वर्षगांठ है। आयकर की शुरुआत सबसे पहले 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 1857 की क्रांति के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना था। गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सहित इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्लेषण पोर्टल का उद्घाटन किया, साथ ही मुदुकर मैस्कॉट को भी लॉन्च किया। साथ ही नए इनकम टैक्स बिल को ड्राफ्ट करने के लिए उन तमाम इनकम टैक्स अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वायुसेना प्रमुख ने शौर्य भारत कार ड्राइव को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार रैली में कुल 40 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कार रैली में शामिल गाड़ियों में से 30 इलेक्ट्रिक हैं, वहीं 10 हाइब्रिड। ये रैली दिल्ली में अंबाला होते हुए आदमपुर जाएगी और फिर उसी रास्ते वापस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये तीनों एयरफोर्स स्टेशन प्रमुख बेस थे। रैली के मार्ग में आने वाली यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य से परिचित करवाया जाएगा। इस रैली में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। This car rally will happen over a distance of 800 kilometers. It's a round trip rally. During this car rally, we'll be touching 3 major stops. One is initially once we start from Delhi, we will go to Ambala and Adampur, and as you know, these are the main bases which were active during Op Sindoor.
En route, we will also go to various universities to motivate the children in these universities and inform them and educate them about the role of armed forces. Keeping with the UN Sustainable Development Goals 2030 and the Government of India push, this car rally is being done using electric vehicles and hybrid vehicles. There are about 40 hybrid vehicles or electric vehicles going along. About 112 participants who are there will be participating in the rally. भारत का पहली बार फिडे महिला शतरंज विश्व कप खिताब जीतना लगभग तय हो गया। शनिवार को 2 भारतीय कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख फाइनल में आमने सामने होंगी। हम्पी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चीन की टिंगजई लई को टाई ब्रेकर में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पराजित किया। हम्पी की जीत के साथ ये तय हो गया कि विश्व कप भारत के ही नाम होगा। इससे पहले दिव्या देशमुख ने बुधवार को चीन की पूर्व विश्व चैंपियन जोंगी टेन को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। फाइनल में पहुंचने के साथ ही दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत में पिकलबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अब देश के कई बड़े खिलाड़ी भी इस खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी अब इस खेल को खेलना शुरू कर चुके। डीडी न्यूज़ के अभिषेक महाजन से खास बातचीत में भुवनेश्वर ने पिकल बॉल के प्रति अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। साथ ही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत की संभावनाओं और ऋषभ पंत की चोट को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की। आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ हैं। भुवनेश्वर, पिकल बॉल आपने कहा इवेंट में भी कि आपने खेलना शुरू किया है, क्या इसी वजह से आप पिकल प्रो से जुड़े? देखिए, ये एक एडिट रीज़न हो सकता है क्योंकि मैंने स्पोर्ट खेला है, पसंद आया, बट ये जो प्लान शुरू हुआ था ये इससे पहले मैं खेल चुका था, तो मुझे पता था कि अच्छा स्पोर्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, इंडिया में सब लोग पसंद कर रहे हैं। और इस तरह से M3M फाउंडेशन और लेगेसी ने शुरू किया, इनिशिएटिव लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आई थिंक ये नॉर्मल स्पोर्ट के लिए अच्छा है, नॉर्मल पब्लिक के लिए अच्छा है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, हेल्दी रहेंगे, सो यस इट्स अ गुड इनिशिएटिव। भुवनेश्वर, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, टो फ्रैक्चर हो गया और वो 6 हफ्ते के लिए रूल आउट हो गए हैं। बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि आकाशदीप, नीतीश रेड्डी ऑलरेडी इंजर्ड हैं, हर्षदीप भी। नहीं, बिल्कुल जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है सीरीज़ में अब तक या टेस्ट क्रिकेट में, तो ऑफकोर्स टीम नहीं चाहेगी कि उस तरह के प्लेयर इंजर्ड हो, बट इंजरी हैपन्स, आई मीन यू कांट स्टॉप देम। तो बट अच्छी बात है कि इंडिया के पास जैसा टैलेंट है, उनका बैकअप है, ध्रुव जुरेल, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, तो आई थिंक यस, आई मीन तो ध्रुव जुरेल की भी कोशिश रहेगी अगर उन्हें मौका मिले तो अच्छा परफॉर्म करें। इंडिया के लिए इंग्लैंड में आपने अच्छा किया है। वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में आप बताइए कि जसप्रीत बुमराह को कहा गया है कि 3 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली एक फास्ट बॉलर के लिए? ये ज़रूरी है। जिस तरह से ये आजकल मॉडर्न क्रिकेट खेली जाती है, एक तो इंडिया के लिए 3 फॉर्मेट एंड प्लस IPL, तो ये मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि वो उसमें सिर्फ जसप्रीत बुमराह चाहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, ये पूरी टीम होती है, जो फिजियोज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, ऑफकोर्स, एंड दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये हमें बाहर से देखना व बोलना आसान है, बट अंदर क्या चल रहा है, दे नो द बेस्ट। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और न्यूज़ से खास बातचीत में उमेश यादव ने पिकल बॉल के प्रति अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत की संभावनाओं पर भी अपनी राय दी। इंडिया क्रिकेटर उमेश यादव हमारे साथ हैं। उमेश, पिकल बॉल इनिशिएटिव के साथ आप जुड़े, आपको क्या लगता है कि और आप इस इनिशिएटिव का पार्ट क्यों बने? जहाँ तक की बात है, जैसे कि लेगेसी और M3M फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, देखिए पहली बात तो होती है कि जो अदर स्पोर्ट्स हैं, जैसे आप टेनिस, लॉन टेनिस आप और जब बैडमिंटन खेलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिटनेस और एजिलिटी और काफ़ी ग्राउंड कवर करना पड़ता है। पर जो पिकल प्रोज है ना, एक ऐसी चीज़ है कि आप छोटे जगह में खेलते हो, कम जगह घेरनी पड़ती है, यानी कवर करनी पड़ती है आपको, और जो फिटनेस है आप इम्प्रूव कर सकते हो स्लोली। तो वो आप कह सकते हो कि हर एज वालों के लिए है। एक छोटा सा सवाल, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पे इंडिया 2-1 डाउन है अभी, लेकिन फिर भी भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बढ़िया कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सीरीज़ में? आप खुश हैं जिस तरह से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है इंग्लैंड? देखिए, खुश तो हूँ क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि काफ़ी यंग टीम है हमारी और काफ़ी लड़के, यानी आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कम क्रिकेट
क्रिकेट खेला। कुछ ही प्लेयर हैं जो ऑलरेडी 34 यानी 30, 50, 40 मैचेस खेले हैं, जैसे कि जडेजा हो, आपके पास केएल राहुल हैं, या बुमराह हो, सिराज हो, जो हमारे जो 30+ टेस्ट प्लेयर्स हैं, और यंग कैप्टन भी हमारे पास। बट जिस हिसाब से मुझे लग रहा है शुभमन हैंडल कर रहा है और टीम हैंडल कर रही है और सब कुछ हो रहा है, सो काफ़ी वो कॉम्पिटिटिव चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टक्कर दे रहे हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं। सो यूजुअली मुझे लगता है कि जो टीम है प्रोग्रेस और प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक साथ ही आपको सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें मैच खेलने देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीरीज़ या आने वाले टाइम में इतने जल्दी परफॉर्मेंस जज करना काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप उन्हें टाइम देंगे थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या बेटर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें बैक करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी टेस्ट टीम मिले और हमारे सारे लड़कों को उतनी अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां के टिहरी जनपद की कीर्तिनगर नगर पंचायत ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। नगर पंचायत ने कूड़ा निस्तारण के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया। इस प्लांट में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कूड़ों का निस्तारण होता है। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर नगर पंचायत के अन्य नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए ये मिसाल कायम की है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड के टिहरी जनपद की कीर्तिनगर नगर पंचायत में कूड़ा निस्तारण की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में नगर पंचायत को सप्तऋषि एनवायरो सॉल्यूशन द्वारा सहयोग किया जाता है। लगभग 3000 की आबादी वाली इस पंचायत में सफाई के लिए 27 पर्यावरण मित्र कार्य कर रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा नगर में रहने वाले परिवारों को बकायदा गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग रंग के डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं। नगर में 2 कूड़ा वाहन हैं जो सुबह शाम 2-2 चक्कर लगाकर कूड़ा एकत्र करके कूड़ा निस्तारण केंद्र न्यूनीसेण पहुंचाते हैं। जो ये कार्यक्रम हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जाता है, इसके द्वारा कई बार देखा गया है कि जो पहले कूड़े के ढेर लगे हुए थे जगह जगह में, शहरों में, वो अब नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही जो सफाई हो रही है उसके द्वारा कई प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो भी उनमें भी हमने कमी देखी है। कीर्तिनगर में स्वच्छता के लिए सघन अभियान संचालित किया जाता है। नगर के स्वच्छता कर्मियों द्वारा कूड़ा एकत्रित किया जाता है तथा गीला और सूखे कूड़े को अलग करके वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण किया जाता है। स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारियां भी दी जाती हैं। हमारे पास जो है इस टाइम पे 26-27 कर्मचारी हैं, जो कि डोर टू डोर काम भी करते हैं उसमें, और सफाई का काम भी है, जिसमें कि हम कूड़ा कलेक्शन में जैविक अजैविक बाल्टी भी उपलब्ध कराते हैं। सफाई कार्मिकों के माध्यम से घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित किया जाता है। स्थानीय निवासी नगर पंचायत के कूड़ा निस्तारण की इस व्यवस्था से काफी प्रसन्न है। जो सफाई कार्यक्रम है सुचारू रूप से चल रहा है। घर पे डोर टू डोर वाले आते हैं और कूड़े की गाड़ी है, साफ सफाई रोजाना हमारे यहाँ पे रोजाना होती है। जहाँ तक नगर पालिका कीर्तिनगर की बात है तो यहाँ की सफाई व्यवस्थाएं बहुत ही सुव्यवस्थित हैं। गाड़ी हर रोज आती है और कूड़े की गाड़ी और सफाई वाला भी हर रोज आता है, जिससे चारों ओर अब काफी साफ सफाई है। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर नगर पंचायत ने अन्य नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।